तो हमारे पास कुछ जनरल अवेयरनेस के जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ टॉपिक हैं, हम टॉपिक वाइज करेंगे। तो पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि किस किस तरीके से एग्ज़ाम्स में, खासकर DSSB के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो भाई टॉपिक 1 इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब उसमें भी क्या क्या रहता है कि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये आर्टिकल किससे रिलेटेड, फिर अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पंचायती राज, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन तो पॉलिटी से रहता ही है। फिर हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवियल, मॉडर्न, फ्रीडम स्ट्रगल, बैटल्स, 3-4 क्वेश्चन इससे भी रहते हैं। फिर जियोग्राफी एंड डेमोग्राफिक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, सेंसस, ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी, 2-3 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स के लॉस, ठीक है, केमिस्ट्री, बॉन्ड्स, एसिड्स, बायोलॉजी, है ना, और स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो वगैरह से भी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन जनरल साइंस से भी पूछे जाते हैं। फिर इंडियन इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, 5 ईयर प्लान्स, FDI, नीति आयोग, 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमी से भी आते हैं। फिर स्टैटिक जीके, जिसमें आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, फोक डांसेस, कल्चरल म्यूज़िक, टेम्पल्स, ऑर्गेनाइजेशन, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी रहते हैं। फिर बाकी के करंट अफेयर्स, डिफेंस एंड स्पोर्ट्स यहाँ से आते हैं। तो जो भी लेटेस्ट इवेंट्स होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, टूर्नामेंट्स, अवार्ड्स, ये सारे क्वेश्चंस 3-4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंडियन पॉलिटी की वेटेज रहती है, फिर जनरल साइंस, फिर करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के। ठीक है, तो हम इंडियन पॉलिटी के साथ करेंगे शुरुआत अपने, ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री देखेंगे, फिर जियोग्राफी, जनरल साइंस, ये सारे चीज़ें हम करेंगे। और करंट अफेयर्स को हम लेटेस्ट आउटडेटेड क्वेश्चंस को हम अपडेटेड फ्रेश फैक्ट्स के साथ अपडेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या रह गया है, हम अगले उसमें करेंगे। मतलब अब हम करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो हम भारतीय राज्य व्यवस्था से शुरू करने जा रहे हैं। तो पॉलिटी इज़ ऑनेस्टली वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एंड प्रिडिक्टेबल सेक्शन इन जनरल अवेयरनेस। द एग्जामिनर इज नॉट टेस्टिंग इफ़ यू आर अ लॉयर, they are testing if you understand the basic rule book of our country. And trust me, once you decode the examiner's mindset, you can solve these questions in less than 10 seconds. So let's build your foundation first. So topic is related to Indian polity and constitution and general awareness, we can say. So some questions says, so we will move further in bilingual mode. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का अल्टीमेट रूल बुक है। जैसे एक सोसाइटी या हाउसिंग सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, है ना, कि कौन सेक्रेटरी बनेगा, मेंटेनेंस फीस कौन तय करेगा, वैसे ही देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें फंडामेंटल राइट्स, हमारे अधिकार, अमेंडमेंट्स, है ना, समय के साथ किए गए बदलाव, और पार्लियामेंट के रूल्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी में 90% क्वेश्चंस 3 Ws पे बेस्ड होते हैं कि हु अपॉइंट्स, नियुक्ति कौन करता है किसकी, है ना, हु रिमूव्स, हटाता कौन है, और हु पेज, सैलरी कौन डिसाइड करता है। ठीक है, तो गोल्डन रूल आप बना लो, स्टेट लेवल के मोस्ट डिसीजंस स्टेट लेजिस्लेचर लेती है ना, विधानमंडल लेती है। ठीक है, और सेंट्रल लेवल पे डिसीजन पार्लियामेंट लेती है, सिंपल सी बात है। तो कैंडिडेट्स अक्सर आर्टिकल और अमेंडमेंट्स को रटने की कोशिश करते हैं और ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे 42nd और 44th अमेंडमेंट। सो वी विल यूज लॉजिक एंड एलिमिनेशन स्ट्रेटजीज। ओके, सो लेट्स सॉल्व द एग्जैक्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन द पेपर्स। सो क्वेश्चंस आर, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध से संबंधित है, और कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा
या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 24 में है। ठीक है। तो आर्टिकल 24 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड हजार्डस जॉब्स फॉर चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। तो 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, बच्चों को 24 घंटे काम पर लगाना पाप है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है। आर्टिकल 24। अनुच्छेद जो 31 है वो है राइट टू प्रॉपर्टी था वो पहले, अब हटा दिया गया इसे, पहले था वो। आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार। और ऑप्शन 4 जिसमें आर्टिकल 19 है वो होता है राइट टू फ्रीडम, बोलने की आज़ादी। ठीक है। तो ये था हमारे ऑप्शंस, और एग्जामिनर ने पर्पसली आर्टिकल 14 और 19 दिए हैं, है ना, क्योंकि ये सबसे फेमस राइट्स हैं और कैंडिडेट्स जल्दबाजी में इन्हीं पर टिक कर देते हैं। 14 यानी राइट टू इक्वालिटी होता है और 19 राइट टू फ्रीडम। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के अंतर्गत राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो नागालैंड है ये। ठीक है। अब ये सही क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 371A गिव्स स्पेशल प्रोविजंस टू द स्टेट ऑफ नागालैंड प्रोटेक्टिंग देयर रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉज एंड लैंड ओनरशिप। ओके, सो 371A, A for ahead, first in the northeast special state. The sequence starts with Nagaland. Okay, so 371A is Nagaland, 371B Assam, 371C मणिपुर। ठीक है। तो ये A नागालैंड, B असम और C मणिपुर। बाकी के ऑप्शंस क्या है भाई? मणिपुर आर्टिकल 371C के अंडर आता है, मिजोरम आर्टिकल 371G के अंडर आता है और असम 371B के अंडर आता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आर्टिकल 370 जानते हैं, है ना, जो JNK से रिलेटेड है, लेकिन 371 सीरीज़ को इग्नोर कर देते हैं। एग्जामिनर नोज दिस वीक स्पॉट। ठीक है। तो ये कर लिया हमने। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो ऐसा कौन सा, मतलब मंत्रिमंडल की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती? तो 91वां संशोधन था ये। ठीक है। 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था। पहले पॉलिटिशियंस अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स बना देते थे, जिसे जम्बो कैबिनेट बोलते थे, जम्बो कैबिनेट। इस अमेंडमेंट ने रूल बना दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। 73वां जो अमेंडमेंट है वो पंचायती राज से रिलेटेड है। 44th जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया था उसमें, 44th अमेंडमेंट में। ठीक है, 1978 में। ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ें थी इसमें। और 42nd अमेंडमेंट में भी बहुत सी चीज़ें थी, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड्स इसमें ऐड हुए थे। तो 42nd और 44th अमेंडमेंट ऑप्शंस में हमेशा डिकॉय के लिए डाले जाते हैं, भटकाने के लिए, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है। ऑलवेज अप्लाई एलिमिनेशन हेयर। नेक्स्ट, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, आंसर है इसका। ठीक है। मनी बिल जो है, धन विधेयक, आर्टिकल 110 सिर्फ और सिर्फ लोकसभा लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। मनी बिल पब्लिक के टैक्स के पैसे से जुड़ा हुआ है। लोकसभा में पब्लिक द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, इसलिए पब्लिक के पैसे का कंट्रोल सिर्फ लोकसभा के पास होता है। राज्यसभा जो होता है ये गलत है, ये ऑप्शन में है। यहाँ मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ये लोग सिर्फ 14 दिन तक बिल रोक सकते हैं। ठीक है, पास होने के बाद लोकसभा से। जॉइंट सिटिंग, उसके बाद ये अपने आप पास हो जाता है। जॉइंट सिटिंग जो है, मनी बिल के केस में कभी जॉइंट सिटिंग
जॉइंट सीटिंग आर्टिकल 108 में है, वो कभी नहीं बुलाई जा सकती। आइदर हाउस मतलब किसी भी हाउसेज में नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्डिनरी बिल्स दोनों में से किसी भी हाउस में आ सकते हैं, लेकिन मनी बिल केवल लोकसभा में आता है। द वर्ड ओनली इज द की हेयर। Candidates think parliament means both houses have equal power, but in financial matters, Lok Sabha is the absolute boss. Lok Sabha is the absolute boss. राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ते डैश होते हैं। राज्य के वेतन आयोग द्वारा निर्धारित, तो किसके द्वारा निर्धारित? राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित, डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, डिटरमाइंड बाय होम? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ते स्टेट लेजिस्लेचर, ऑब्वियस सी बात है। और जैसे मैंने आपको बताया ही था पार्ट ए में, हु पेज वाला रूल बताया था, है ना। तो स्टेट लेवल के मिनिस्टर, है ना, चीफ मिनिस्टर की सैलरी स्टेट यानी स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल, एमएलए एमएलसी ये सब डिसाइड करते हैं। ठीक है, और टाइम टू टाइम लॉ पास करके ये डिसाइड करते हैं। बाकी ऑप्शन गलत क्यों है? वेतन आयोग ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के लिए होता है। ठीक है, क्या? पे कमीशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, पॉलिटिशियंस के लिए नहीं होता ये। ठीक है, जो पे कमीशन है, वेतन आयोग। चल, और पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्टर की सैलरी डिसाइड करती है, सीएम की नहीं। ठीक है, और जो गवर्नर है, गवर्नर सिर्फ अपॉइंट करता है, ओथ दिलाता है, सैलरी डिसाइड नहीं करता। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज गवर्नर बिकॉज ही अपॉइंट्स द सीएम, बट अपॉइंटमेंट एंड सैलरी फिक्सिंग आर टू डिफरेंट पावर्स। ओके, so it is decided by state legislature. The salary of chief minister and other payments, other funds. अब हमने फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 24 देख लिया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन था उसमें, स्पेशल प्रोविज़न देख लिया 371 सीरीज़। ठीक है, ए नागालैंड, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। अमेंडमेंट देखा 91 अमेंडमेंट, जिसमें कैप्ड द मिनिस्ट्री साइज टू 15%। देन पार्लियामेंट पावर्स, मनी बिल ओनली लोकसभा। ओके, स्टेट एग्जीक्यूटिव, इट इज़ स्टेट एग्जीक्यूटिव सीएम सैलरी इज डिसाइडेड बाय होम? डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, एंड वाई एग्जाम्स लव दिस टॉपिक? Examiners love asking exceptions like Nagaland's special status and limitations like the 50% rule and money bill rule, because it tests if you truly understand the boundaries of power. Okay, so as expect questions on Panchayati Raj 73rd Amendment and Fundamental Duties 51A. Okay, so general awareness. Topic 1, Indian polity and constitution. Some questions we have completed. Then let's move forward to other topic like Indian history. So हमने पॉलिटी का फाउंडेशनल लॉजिक क्लियर कर लिया, है ना, 3W ट्रिक से देख लिया। अब हम टॉपिक 2 में इंडियन हिस्ट्री, वेयर वी विल टैकल एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस sequentially. So let's move forward, but it will be better if we stick to the Indian polity and constitution because there are many other questions as well. So we will move forward in the next video of history and other geography related topics, but first let's understand the constitutions and polity related topics. So the question is, according to the Constitution of India, which of the following pairs of urban bodies and their corresponding areas is correctly matched? So municipal council is related to small urban area is the answer. Okay, so why it is correct?
सो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो हुआ था, 74th अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत अर्बन लोकल बॉडीज़ के को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अर्बन जो शहरों में होती है, पहला नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत जो गांव से शहर बने हैं, ट्रांजिशनल एरियाज बन रहे हैं, जो गांव से शहर बन रहे हैं, जो ट्रांजिशन फेज में है अपने, ठीक है। तो पहला पार्ट ये किसका, अर्बन लोकल बॉडीज़ का। दूसरा म्युनिसिपल काउंसिल, नगर परिषद, छोटे शहरों के लिए होता है ये, छोटे शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल होती है, ठीक है। तो म्युनिसिपल काउंसिल छोटे शहरों के लिए, स्मॉल अर्बन एरियाज। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम, ठीक है, बड़े महानगरों के लिए, ठीक है। लार्जर अर्बन एरिया लाइक दिल्ली, मुंबई। तो हमें क्या बताना था, स्मॉल अर्बन एरिया का मैच होगा म्युनिसिपल काउंसिल के साथ, ठीक है। तो ये था, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है। नगर निगम बड़े शहरों के लिए होता है, ट्रांजिशनल एरियाज़ के लिए नगर पंचायत होती है, ग्रामीण क्षेत्र में यानी रूरल एरियाज़ में ग्राम पंचायत होती है, नगर पालिका नहीं होती, ठीक है। क्या होती है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत होती है, नगर पालिका नहीं। और महानगरों में नगर निगम होता है, नगर पंचायत नहीं, ठीक है। तो एग्जामिनर ने पर्पसली डेफिनेशंस को क्रॉस मैच कर दिया है ताकि कंफ्यूज हो, है ना, ताकि कंफ्यूजन हो। जस्ट रिमेंबर द साइज हायरार्की, पंचायत इज रिलेटेड टू स्मॉल और ट्रांजिशनल एरिया, then council which is medium sized, and corporation is large. Then which article of the Indian Constitution says that there shall be a minister in charge of tribal welfare in the state of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Orissa? Which article of the Indian Constitution says that there shall be a minister in charge of tribal welfare in the state of छत्तीसगढ़? और ये ठीक है, तो इसका आंसर है आर्टिकल 164। तो आर्टिकल 164 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स बाय द गवर्नर। इसी आर्टिकल में एक स्पेशल प्रोविज़न है कि 4 स्टेट्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में एक अलग से ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना मैंडेटरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी होना चाहिए, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। तो MC जो से आप याद रख सकते हो, मध्य प्रदेश M, C बोले तो छत्तीसगढ़, J बोले तो झारखंड और O बोले तो उड़ीसा रिक्वायर्स अ ट्राइबल मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 164, ठीक है। तो आर्टिकल 164 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स बाय द गवर्नर, ठीक है। तो 164 डील करता है चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट से और अदर मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट से, ठीक है, बाय द होम, बाय गवर्नर। सो बाकी ऑप्शन गलत क्यों है। आर्टिकल 170 जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कंपोजिशन से जुड़ा है ना, कि कितने मेंबर्स वगैरह होंगे। और 168 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट्स, इससे जुड़ा है ना। और 166 जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, इससे रिलेटेड है। देन अगला, मैच द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विद देयर आर्टिकल्स। DPSP आर्टिकल्स पूछा बेसिकली, तो भाई सीधा हम आंसर ही देख लेते हैं। ए का पहला है, यानी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यह आर्टिकल 43B से रिलेटेड है। फिर बी का दूसरा, यानी कि बी में क्या है भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका है आर्टिकल 44। सी का चौथा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 में मेंशन्ड है।
और डी जो कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये किस में है, ये है भाई साहब आर्टिकल 40 में। तो लेट्स डिकोड दिस स्टेप बाय स्टेप यूजिंग एब्सोल्यूट चीट कोड्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता इज अंडर आर्टिकल 44, ठीक है। ट्रिक इसमें ये हो सकती है 4 और 4 दोनों यूनिफॉर्म है, एक जैसे नंबर है, सो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, वैसे तो ये याद ही रहता है लोगों को। सो बी मैचेस विद सेकंड। दूसरा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 के अंडर में आता है। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, पावर को 50-50 बांट दिया है ना जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच, तो वो फ्री हो गए दोनों। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो सी मैचेस विद फोर्थ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40, गांधी जी का सपना था 40, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये गांधी जी का सपना था, विलेज पंचायत होनी चाहिए एक, और गांव का विकास होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये किस में आता है, आर्टिकल 43B, ए मैचेस विथ फर्स्ट। फोर्थ ऑप्शन इज द परफेक्ट मैच है इसमें, ठीक है। सो कभी भी DPSP का मैचिंग क्वेश्चन आए तो सिर्फ वो ढूंढो जिसकी ट्रिक तुम्हें याद है, जैसे आर्टिकल 44 या 50। वन कन्फर्म्ड मैच कैन ऑफन एलिमिनेट 3 रॉन्ग ऑप्शंस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द प्रोविजन फॉर द गवर्नर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट कैन नॉट। सो इसका सीधा आंसर देखते हैं भाई, टाइम वेस्ट क्यों करना। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर एंड मे बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम डायरेक्टली और थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफिसेज, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट इज वेस्टेड in the governor and may be exercised by him directly or through subordinate officers। तो आर्टिकल 154 जो है वो क्लियरली कहता है, सो आर्टिकल 154 क्लियरली स्टेट्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। जैसे सेंट्रल लेवल पर सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, वैसे ही स्टेट लेवल पर सारे ऑफिशियल ऑर्डर्स गवर्नर के नाम पर निकलते हैं। अब बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, गलत है क्योंकि भाई तीसरा ऑप्शन में क्या है, सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, गवर्नर नहीं होता है, ठीक है। सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी जैसे पार्लियामेंट बनाता है, प्रेसिडेंट रूल नहीं बनाता है सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। फिर चौथा भी गलत क्यों है भाई, गवर्नर जब चाहे प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सौंप सकते हैं, ठीक है। वो 5 साल तक बंधे हुए नहीं हैं, उनकी जब मर्जी वो छोड़ भी सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस में सुप्रीम कैन नॉट जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स पर शक किया जा सकता है, दे आर यूजुअली इनकरेक्ट, ठीक है। सुप्रीम टाइप के वर्ड है ना, कैन नॉट कभी नहीं, तो ये एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स इज मैंशनड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस ही है भाई, बाकी सब तो कॉलोनियलिज्म, मोनार्की, थियोक्रेसी, ये सब तो गलत है। प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड की तरह है, इसमें क्लियरली 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, जो 2, 3, 4 हैं कॉलोनियलिज्म, थियोक्रेसी और मोनार्की नेगेटिव वर्ड्स हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक देश है। थियोक्रेसी यानी धर्मतंत्र और मोनार्की यानी राजतंत्र का हमारे संविधान में कोई स्थान नहीं है, ठीक है। तो हमने भाई अब क्या क्या कर लिया, अर्बन लोकल बॉडीज़ देख ली, पंचायत जो ट्रांजिशनल होती है उसे पंचायत कहते हैं, काउंसिल जो स्मॉल अर्बन एरिया होता है उसे काउंसिल कह देते हैं, कोऑपरेशन जो लार्ज अर्बन एरिया होता है।
और आर्टिकल देख लिया हमने 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 4 and 4 आर यूनिफॉर्म, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव देख लिया। ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री इज मैंडेटरी इन एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा, 4 स्टेट्स हैं। आर्टिकल 164 में अपॉइंटमेंट्स दी हुई हैं चीफ मिनिस्टर्स की और अदर मिनिस्टर्स की, साथ ही ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर की भी 4 स्टेट्स के लिए, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट रेस्ट्स विद द गवर्नर, है ना। तो एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर लेता है ना। तो एग्जामिनर्स चेक इफ़ यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री, मैचिंग क्वेश्चंस लाइक द DPSP 1, है ना, आर देयर एब्सोल्यूट फेवरेट बिकॉज दे कैन टेस्ट 4 आर्टिकल्स इन अ सिंगल क्वेश्चन। सो जनरल अवेयरनेस का हमने ये इंडियन पॉलिटी का ये क्वेश्चन कवर कर लिए, है ना। अब हम बाकी के टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे भाई साहब, ठीक है। मतलब अगले उसमें थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ, मैं आप भी रेस्ट ले लें, पानी वानी पी लें, फिर आएँ पॉज कर लें। और तो या तो एक काम करते हैं, अगला हम हिस्ट्री का टॉपिक कर लेंगे। मेन हमने ये पॉलिटी का कर लिया, अब हिस्ट्री के टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।